लोग कैसे हैं? ठीक है। तो पीछे वाले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बहुलक का वर्गीकरण, और वहां हम बताए थे कि बहुलक का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला नंबर में था आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ, सबसे पहला पॉइंट में था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर on the basis of source of origin, source of origin, source of origin, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार। ये सबसे पहला वर्गीकरण का पार्ट, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार। तो वहां पर आप लोग बताए थे कि उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया था। जैसे जिसमें सबसे पहला था आप लोगों को नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक। इसके बाद दूसरा नंबर में आप लोगों का था सिंथेटिक पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक। और तीसरा नंबर में था सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये 3 प्रकार से हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर बहुलक को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। सबसे पहला नंबर में प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? वैसे बहुलक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक बहुलक कहेंगे। सिंथेटिक पॉलीमर वैसे बहुलक जिसको हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं, तो इसको संश्लेषित बहुलक या मानव निर्मित बहुलक भी बोला जाता है। और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मतलब अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक मतलब कि ये प्राकृतिक बहुलक होता है, लेकिन इसको हम लोग कुछ रासायनिक विधियों द्वारा बहुलीकृत करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे कि प्राकृतिक बहुलक में अगर आप आ जाते हैं, प्राकृतिक, इसका हिंदी हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक। तो आप प्राकृतिक बहुलक में अगर चलिएगा तो आप ले लेंगे रबर। क्या ले लेंगे? रबर, प्रोटीन, स्टार्च, डॉट etc। ये एक बार आप चलिएगा, ये प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, तो आप लोगों को बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ना है, उसमें फिर ये मिलेगा। तो ये जितने भी है रबर, प्रोटीन, स्टार्च, एमिलोपेक्टिन, एमिलोस, न्यूक्लिक एसिड, तो ये सब हम लोग को प्राकृतिक बहुलक होते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोत द्वारा ही प्राप्त होता है। अच्छा, सिंथेटिक पॉलीमर मतलब होता है संश्लेषित बहुलक। कौन से बहुलक? संश्लेषित बहुलक। तो संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं? तो वैसे बहुलक जिसको हम लोग प्रयोगशाला में निर्मित करते हैं। तो प्रयोगशाला में जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है उसको संश्लेषित बहुलक या मानव निर्मित बहुलक कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में आप ले लेते हैं पॉलीथीन, टेरिलीन, पीवीसी, डॉट, ये सब यूज होता है और इसको हम लोग निर्मित करते हैं प्रयोगशाला में। अब आ जाइए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मतलब होता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं? तो वैसे बहुलक, वैसे प्राकृतिक बहुलक जिसको रासायनिक विधियों द्वारा यानी केमिकल मिलाकर उसको हम लोग निर्मित करते हैं अपने यूज के लिए, तो उसको हम लोग अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। अर्ध संश्लेषित बहुलक में जैसे अपने आप आ जाएगा सेलुलोज नाइट्रेट, डॉट। तो ये आप लोग का था उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार। तो उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्राकृतिक, संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित। अगर आपसे कोई पूछे प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं, तो जो प्राकृतिक स्रोत द्वारा प्राप्त होता है प्राकृतिक बहुलक। संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं? तो जिसको मनुष्य प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है या मनुष्य प्रयोगशाला में निर्मित करता है उसको संश्लेषित या मानव निर्मित बहुलक कहते हैं। अर्ध संश्लेषित बहुलक किसे कहते हैं? वो प्राकृतिक बहुलक होता है, लेकिन उसमें कुछ रासायनिक
रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसको हम लोग पुनः यूज करते हैं, तो वह अर्धसंश्लेषित बहुलक होता है। ये आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन। इसके बाद दूसरा का वर्गीकरण इसको किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर बहुलक के प्रकार, यानी संरचना के आधार पर बहुलक को वर्गीकृत किया गया। ये उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया था और ये संरचना के आधार। तो संरचना के आधार पर बहुलक को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। सबसे पहला नंबर में आप लोग को मिला लीनियर पॉलीमर, संरचना के आधार पर बताया जा रहा है। फिर बी नंबर में हो गया ब्रांचेड चेन पॉलीमर, और तीसरा नंबर में आप लोगों को सी नंबर में मिल गया क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये संरचना के आधार पर पॉलीमर के प्रकार बताएगा, यानी संरचना कैसे कैसे संरचना हो सकता है, तो उस पॉलीमर को क्या बोलते हैं। तो लीनियर पॉलीमर मतलब आप लोग समझ गए, रैखिक बहुलक किसे कहते हैं, तो वैसे बहुलक जिसकी संरचना रैखीय जिसकी संरचना लीनियर होगी उसको रैखीय बहुलक कहेंगे। ये रैखीय बहुलक है। अब ये जो बहुलक होता है तो इसके डेंसिटी जो हुआ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, इसका सब हाई होता है, यानी ये उच्च घनत्व वाले होते हैं। इनका क्वथनांक और गलनांक कुछ होता है, तो ये हम लोग का रैखिक बहुलक होता है। जैसे इसका एग्जांपल में आप लोग ले लेते हो HDPE मतलब कि हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, कहीं ई नहीं देता है, HDP रहता है, तो आप समझेंगे कि हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। इसके अलावा आप ले सकते हो पॉलिएस्टर डॉट, ये सब रैखीय होता है। क्या होता है? रैखीय। अब ब्रांचेड चेन पॉलीमर में जब चलते हैं तो ब्रांचेड चेन पॉलीमर मतलब होता है शाखित श्रृंखला बहुलक। अब शाखित श्रृंखला बहुलक किसे कहते हैं, तो वैसे बहुलक जिसमें शाखाएं निकली रहती है, टहनी जैसे पेड़ में टहनी वगैरह हम लोग देखते हैं ना, उस तरह से उसमें निकलता है। जैसे कि इसमें ले लीजिए, इसका ये ले लेते हैं हम लोग, तो ये शाखित श्रृंखला बहुलक कहलाते हैं। इसमें ऐसे निकला रहता है, तो ये शाखित श्रृंखला बहुलक कहलाते हैं। तो शाखित श्रृंखला बहुलक जैसे आपको कहा जाए कि ब्रांचेड चेन पॉलीमर किसे कहते हैं, तो वैसे बहुलक जिसमें एकलक इकाई शाखित रूप से श्रृंखलित होते हैं। इसका बोल सकते हैं कि वैसे बहुलक जिसमें एकलक इकाई रैखीय रूप से एक दूसरे से संयुग्मित होते हैं, उसको लीनियर, और जिसमें शाखित रूप से श्रृंखलित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? शाखित श्रृंखला बहुलक कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिएगा LDPE मतलब कि लो डेंसिटी पॉलीथीन। LDPE मतलब क्या चीज? लो डेंसिटी पॉलीथीन, या रबर भी हो सकता है, फिर आप रबर में ले लेंगे तो फिर आ जाएगा। इसके बाद आप ले सकते हो नाइलॉन 66 ... ये सब हमारा हो जाता है शाखित श्रृंखला बहुलक में। किसमें हो जाता है? शाखित श्रृंखला बहुलक में। एमिलोपेक्टिन भी हो सकता है आपको, डॉट, ये शाखित श्रृंखला बहुलक में होता है। अब आप आते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के मतलब होता है तिर्यक बंधित बहुलक। तिर्यक बंधित बहुलक किसे कहते हैं? तो वैसे बहुलक जिसमें एकलक इकाइयां एक दूसरे से नेटवर्क जैसा जुड़े रहते हैं। नेटवर्क मतलब समझते हैं त्रिविमीय जालक के रूप में, जैसे कि वह एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड होते हैं, एकलक इकाई। जैसे इसका एग्जांपल में आप ऐसे ले लीजिएगा, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, इसमें एक दूसरे से तिर्यक बंधित होते हैं, तो इसको आप बोलते हो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में अब इसका एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो हो जाएगा आप लोग का
मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, तो ये जो आप लोग का प्रकार था, ये किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया था? तो ये वर्गीकरण जो हुआ था आपका, वह हो गया ये उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर हो गया। तो उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर 3 प्रकार के, प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्धसंश्लेषित बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? तो वैसे बहुलक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। संश्लेषित बहुलक वैसे बहुलक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित होता है। अर्धसंश्लेषित बहुलक मतलब कि वैसे बहुलक जो प्राकृतिक होता है लेकिन उसको रासायनिक विधि द्वारा मनुष्य अपने यूज में लाता है, उसको अर्धसंश्लेषित बहुलक कहते हैं। अब आगे लीनियर पॉलीमर, ये आगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर जब चलिएगा तो संरचना के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के, लीनियर, ब्रांचेस चेन और क्रॉस लिंक। तो लीनियर पॉलीमर किसे कहते हैं? तो वैसे बहुलक जिसमें एकलक इकाई मतलब समझते हैं आप लोग ना, एकलक मतलब जिससे बहुलक बना रहता है। तो एकलक इकाई जिसमें एक दूसरे से रैखिक रूप से जुड़ा रहता है, लीनियर कहलाता है। जैसे HDPE पॉलिएस्टर, सॉरी इसमें नाइलॉन 6 नहीं होता है, नाइलॉन इसी का एग्जाम्पल होता है, नाइलॉन डॉट इसका ये है, ठीक ना। तो इसको आप बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। तो इसमें एकलक इकाई रैखिक रूप से जुड़ा रहता है। अब ब्रांचेस चेन पॉलीमर में जब चलते हैं तो ब्रांचेस चेन पॉलीमर में क्या होता है कि जो मोनोमर होते हैं वह एक दूसरे से शाखित रूप से श्रृंखलित होते हैं। तो शाखित रूप से श्रृंखलित, जैसे इस फिगर में हमने दिखाया, तो शाखित रूप से श्रृंखलित होता है तो उसको आप शाखित श्रृंखला बहुलक कहते हैं। जैसे LDPE, रबर, एमिलोपेक्टिन, सेलुलोज, डोडोमन, ग्लाइकोजन, ये सब एग्जाम्पल हो जाता है शाखित श्रृंखला बहुलक का। ये काफी हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होता है। इसमें जब चलते हैं त्रिएक बंधित में तो ये इसको नेटवर्क पॉलीमर भी बोला जाता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, या इसको नेटवर्क पॉलीमर भी बोलते हो, नेटवर्क पॉलीमर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो नेटवर्क पॉलीमर मतलब कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर, इसका मतलब कि इसमें जो मोनोमर होते हैं वह एक दूसरे से त्रियक बंधित होते हैं, जालक्रम रूप में व्यवस्थित होते हैं, उसी को हम त्रियक बंधित बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अभी आपको हमने बताया कि बहुलक का वर्गीकरण, पीछे क्लास में बताते हैं कि बहुलक का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया, जिसमें कि 2 प्रकार से आपके सामने हमने किया। तीसरा प्रकार में हम लोग का है, उसको भी मिलाकर देखते हैं किसे कैसे होता है। तीसरा इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है आप लोग को, इसका कभी ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है कंपटीशन वगैरह में कि दे देगा कि एमिलोपेक्टिन। चलिए, तो हम लोग को तीसरा पढ़ना है। 2 प्रकार से हो गया, 2 तरह से क्लासिफाई। तीसरा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। तो संश्लेषण के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण 2 तरह से होता है। एक होता है ए नंबर में एडिशन पॉलीमर, और बी नंबर में होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक, यह है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण, यानी योगज बहुलक। कौन से बहुलक? योगज बहुलक। और कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन बहुलक। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ये एडिशन है, योगज मतलब आप समझ ही गए हैं कि योगज किसे कहते हैं। तो वैसे बहुलक जिसका निर्माण 2 समान या असमान या भिन्न भिन्न एकलक इकाइयों के आपस में पुनरावृत्ति संयोग के फलस्वरूप होता है, उसको हम लोग योगज कहते हैं। हालांकि ये प्रोसेस इसमें भी होता है, लेकिन इसमें संघनन प्रोसेस होता है और इसमें केवल जुड़ता है। यानी कह सकते हैं कि योगज और संघनन में क्या डिफरेंस है? तो माइनर सा डिफरेंस है। इसमें
को प्रोडक्ट मिलता है, इसमें को प्रोडक्ट नहीं मिलता है, यानी ओनली इसमें प्रोडक्ट होता है, उसमें को प्रोडक्ट नहीं होता। अब एक समस्या आ जाएगा, जो बच्चे नहीं जानते होंगे को प्रोडक्ट क्या है, आइए हम समझते हैं इधर। तो योगज बहुलक किससे कहते हैं, तो वैसे बहुलक जिसका निर्माण दो समान या असमान, दो या दो से अधिक भी बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक समान या असमान जब एकलक इकाई आपस में अनिश्चित बार पुनरावृत्ति संयोग करता है तो जिस बहुलक का निर्माण करता है वह योगज बहुलक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को हम लेते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल का ये सूत्र होता है, एक्राइलोनाइट्राइल। अब एक्राइलोनाइट्राइल ले लिए तो इसका जब पॉलीमेरिजेशन होता है, बहुलीकरण, पॉलीमेरिजेशन, तो बहुलीकरण होता है तो ये बना देता है CH2CHCN के होलन। ठीक, तो ये हो गया एक्राइलोनाइट्राइल और ये हो जाता है, चूंकि यहाँ N लगा देंगे, ये हो जाता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसको शॉर्टकट में PAN बोलते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, PAN पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर हो गया एक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर, और ये इसका हो गया पॉलीमर। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आप लोग को लेते हैं ये CH2 ब्यूटा 1,3-डाइइन, और एक ले लेते हैं स्टाइरिन CH2, यहाँ N लगा दिया और यहाँ N लगा दी, और इसका जब पॉलीमेरिजेशन हम कर दिए, पॉलीमेरिजेशन जब होता है तो ये बना देता है CH2 के होल, जिसको आप बोलते हो ब्यूना एस। अब यह ब्यूना एस जो बना है स्टाइरिन से, किससे बना है, ब्यूटा 1,3-डाइइन और स्टाइरिन जब आपस में जुड़ा गया तो ब्यूना एस बना। एक और एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ हम ले लेते हैं CH211CH2 N, ये हो गया ब्यूटा 1,3-डाइइन, और यहाँ ले लेते हैं एक्राइलोनाइट्राइल CH211CH और CN, एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक, और जब इसका पॉलीमेरिजेशन आप करिएगा, पॉलीमेरिजेशन बहुलीकरण, तो ये बना देगा CH2CH11CH CH2CH CN और CH2 के होले। यहाँ हो गया ये ब्यूना N, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, क्या हो गया, ब्यूना N। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इसमें एक्राइलोनाइट्राइल ही बार बार जुड़ रहा है, योग बार बार इसका योग किया जा रहा है तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल मिल रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्यूटा 1,3-डाइइन और स्टाइरिन को जोड़े तो ब्यूना एस मिल गया, यानी इसमें दो भिन्न एकलक आपस में जुड़ गया, लेकिन जुड़ ही रहा है। ये केवल प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट के साथ भी अगर कोई पदार्थ मिलता है तो उसको को प्रोडक्ट बोला जाता है, जबकि इसमें कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये हम लोग का एडिशन हो रहा है। कभी कभी ये क्वेश्चन मिल जाता है कि ब्यूना एस और ब्यूना एन क्या है, तो ब्यूना एस और ब्यूना एन में मात्र थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्यूना एस का मतलब ब्यूटा 1,3-डाइइन, ब्यूटा 1,3-डाइइन दोनों में है, और जब एस लगा देगा तो स्टाइरिन और एन लगा देगा तो एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक, एक चीज और आप लोग हमें बता दीजिए कि इसमें कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर कौन है। पीछे के वीडियो में आप लोग को बताए थे समबहुलक और सबहुलक, तो समबहुलक के लिए बताए थे कि एक ही प्रकार के एकलक हुए, तो इसमें आप लोग का जो PAN है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, ये होमोपॉलीमर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, होमोपॉलीमर, क्योंकि ये एक ही प्रकार के एकलक से बना है। और ब्यूना एस और जो ब्यूना एन है दो भिन्न भिन्न प्रकार के एकलक से बना है, इसलिए इन दोनों को सामूहिक रूप से आप बोलिएगा कि कोपॉलीमर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, कोपॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर में क्या हो रहा है, दो समान या असमान एकलक इकाई को जोड़ा जा रहा है, तो हम लोग को मिल रहा है क्या,
जो बहुलक तो उसको हम लोग एडिशन बहुलक कहते हैं। अब कंडेंसेशन पॉलीमर क्या कहलाता है, आइए थोड़ा सा देखते हैं यही एग्जांपल के तौर पर तो मिल जाएगा। जैसे इसमें आप लोग को एग्जांपल के तौर पर लेते हैं इथिलीन ग्लाइकोल HOCH2CH2OH और टेरेफ्थैलिक एसिड क्या चीज, टेरेफ्थैलिक एसिड। ये हो गया इथिलीन ग्लाइकोल और ये हो गया आपका टेरेफ्थैलिक एसिड। अब इसका जब आप पॉलीमेरिजेशन कर रहे हो, पॉलीमेरिजेशन, तो ये बना देगा आपको OCH2CH2O C डबल बॉन्ड O के होल N। ये आपको टेरिलीन है, टेरिलीन या इसी को बोलते हैं डेक्रान। क्या बोलते हैं, डेक्रान। अब इसमें साथ में एक और प्रोडक्ट मिल जाएगा NH2O, क्योंकि यहां से ये जब आपस में कॉम्बिनेशन करेगा तो बाहर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ एक नया प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा NH2O। ये तो चूंकि हम लोग का एक प्रोडक्ट हो गया, उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट मिल रहा है NH2। हम इसको यहाँ लिखे माइनस यहाँ NH2 कर देंगे तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं, नहीं, जब यहाँ लिखेंगे तो इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक। तो दोनों फिगर में हम लोग को क्या मिल रहा है, चूंकि इसमें भी जोड़ा जा रहा है, इसमें भी जोड़ा जा रहा है, इसमें भी दो मोनोमर को जोड़कर एक बहुलक बनाएंगे, इसमें भी जोड़कर एक बहुलक बनाएंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें छोटे छोटे लघु अणु भी मिलेगा, बहुलक के अलावा छोटा छोटा लघु अणु भी मिलेगा। तो जब उसमें मिलेगा तो वही कंडेंसेशन होता है, संघनन मतलब कि कुछ ना कुछ वाष्पीकृत होकर छोटे छोटे कण, जैसे अब जल हो गया, अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो ये चीज जिसमें मिलेगा उसको आप लोग बोलिएगा कंडेंसेशन पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये अभी आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार पर बहुलक के प्रकार। तो संश्लेषण के आधार पर बहुलक दो प्रकार के, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर किसे कहते हैं, तो वैसे बहुलक जिसमें दो समान या असमान एकलक इकाई अनिश्चित बार पुनरावृत्ति जब योग होता है, उसका पुनरावृत्ति जोड़ा जाता है, तो जिस बहुलक का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है कि वैसे बहुलक जिसका निर्माण दो या दो से अधिक एकलक इकाइयों के पुनरावृत्ति संयोग के फलस्वरूप होता है, लेकिन उसमें कुछ संघनित पदार्थ भी छोटे छोटे कण के रूप में बाहर निकलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संघनन। अब इसके अलावा एक एग्जांपल और इसका लेना चाहेंगे हम लोग तो ले सकते हैं, जैसे एक ले लेते हैं HOCH2CH2OH इथिलीन ग्लाइकोल और एक यहाँ होता है थैलिक एसिड। देखिए ये कॉमन नेम है, आप लोग को जब हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर बता रहे थे तो उस समय बोल रहे थे कि कॉमन नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। कौन से एसिड, थैलिक एसिड। और जब इसकी पॉलीमेरिजेशन हम लोग करते हैं, पॉलीमेरिजेशन करते हैं, तो करने के बाद हम लोग को मिलेगा AOCH2CH2O C डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O के होल N, जिसको हम लोग ग्लिप्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिप्टल। तो इसमें भी ये पार्टिसिपेट किया है यहां से, तो इसमें भी यहां से जल बाहर निकल रहा है, इसमें भी निकल रहा है, इसमें भी को प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट दोनों है, इसमें भी प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट दोनों है, लेकिन इसमें ओनली प्रोडक्ट है। तो जिसमें ओनली प्रोडक्ट एडिशन, जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ को प्रोडक्ट भी कंडेंसेशन। ठीक है। अब इसके बाद एक पार्ट केवल आप लोग को और बच गया, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्स, आणविक बल के आधार पर बहुलक का प्रकार। ठीक है। तो फिलहाल हम
के जो क्लास रहा उसमें आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में 3 पार्ट हमने बताया। सबसे पहला पार्ट में आपको ये बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार। दूसरा नंबर में आपको बताया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर बहुलक के प्रकार। तीसरा नंबर में बताया गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार पर। ठीक है, जब फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें आप लोग को बता देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोलिक्यूलर फोर्स, जो कि पॉलीमर का लास्ट क्लिप रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।